हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चिराग एक और वीडियो के साथ। सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण और राधे राधे। देखिए, आपका पेपर हो गया होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत अच्छा गया होगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सबके नंबर अच्छा है, सबके एग्जाम्शन लगे, सब सीएमए इंटर का जो एग्जाम है वो पास कर ले। लेकिन सबने बोला कि सर एमसीक्यूज का एनालिसिस करके बताइए और बताइए कि 30 मार्क्स में से हमारे एवरेज कितने बन रहे हैं, तो उसको हमें चेक करना है। तो इसलिए मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ कि करेक्ट करेक्ट आंसर आपके क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। अब आपको बताया कि इक्वेशन क्या होता है, एक साइड लाइबिलिटी एक साइड असेट्स। तो आपको बताया एक साइड इक्विटी प्लस लाइबिलिटी रहेगी और दूसरी साइड क्या रहेगी, टोटल असेट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल असेट्स। तो ये है अपना फर्स्ट का बी। सेकंड देखिए, कैश इन हैंड अकाउंट में भी। अब आपको बताया कि कैश इन हैंड जो होता है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है, क्योंकि बिजनेस में जितना कैश होगा उतना ही तो पे कर पाएंगे। तो उसका मोस्टली जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, ओनली डेबिट बैलेंस ही आएगा। हाँ, अगर डेबिट के साथ क्रेडिट बोलेंगे तो किसका होगा, कैश एट बैंक का, क्योंकि बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो कैश इन हैंड अकाउंट में है ओनली डेबिट बैलेंस। अब देखिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आपको दे रखी है, तो ये तो आपने अपने एएस से रिलेटेड पार्ट में कवर की थी, जिसमें होती है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ये जरूर याद रख लेना। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बुक को आपको छोड़ना नहीं है। अगर कोई पर्सन रह भी जाता है, कोई बच्चा रह भी जाता है, तो याद रखिए कि बुक का कॉन्सेप्ट जरूरी है। बुक अगर प्रॉपर पूरी पढ़ोगे तब जाके ही कॉन्सेप्ट कवर होंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हैं बड़े बड़े भी, वो किस में से आए हैं, आपके बुक में से ही आए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा, तो वीडियो के एंड तक रहना। चलिए, फोर्थ क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। हाँ सर, एरर ऑफ प्रिंसिपल से क्यों सर, एग्जांपल बताइए। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, जैसे वेजेस आपने पे की थी मशीन इंस्टॉल करते समय, तो मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए थी, लेकिन आपने वेजेस दिखा दिया। अब आपने डेबिट तो सही किया है ना, तो उससे आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। जैसे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंस मान लिया, ड्राइंग को आपने बिजनेस के खर्चे या ऑफिस एक्सपेंस मान लिया, ये ऑफिस एक्सपेंस को आपने ड्राइंग मान लिया, तो तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, करेक्ट तो ये लग रहा है, तो बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, कंपनसेटिंग एरर्स अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, डू नॉट अफेक्ट, उससे भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। वन साइड एरर डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, वन साइड एरर से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। एरर ऑफ कास्टिंग, इसका मतलब एरर ऑफ ओमिशन, क्या वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, नहीं। प्रिंसिपल का तो मतलब आपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, जो मैंने बताया था। एरर ऑफ कास्टिंग क्या होती है, एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें अकाउंटेंट या क्लैरिकल मिस्टेक होती है, क्लैरिकल एरर होता है, तो जनरली वो वाला पार्ट आता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये तीनों रॉन्ग है और ये करेक्ट है। फिफ्थ देखिए, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सबसे सिंपल, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, जीपी दे रखा है, आपको सेल्स निकालने के लिए बोला है, तो आपको फालतू चीज करनी नहीं है। आपको क्या करना था, कॉस्ट प्लस जीपी। तो सोचिए 30,000 प्लस 1500 कितना होगा, 31,500। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 31,500। अब कई लोग क्या करेंगे, पहले परचेज निकालेंगे कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करके, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से निकालेंगे सेल्स, तो तब भी निकल जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू 31,500। सिक्स देखिए, मिस्टर पी ने चेक इशू करा 15,000 का मार्च 24 में। अब चेक दिया, लेकिन उसमें से 10,000 ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ, तो सीधी सी बात है, उसने तो अपनी कैश बुक कर ली कितने से कम, 15,000 से। लेकिन आपको पता है कि पासबुक में 10,000 ही कम हुआ, तो पासबुक में अभी भी बढ़ के दिख रहा है। और कैश बुक उसने कितने से कम कर ली, 15,000 से कम कर ली, और पासबुक में 10,000 ही क्लियर हुआ, तो कैश बुक अभी भी 5,000 से कम है। तो वो कितना अमाउंट और ऐड करेगा जिससे वो पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सके, तो 5,000 ही तो ऐड करेगा। और देखो सबसे सिंपल क्या बोल रहा है, वाइल रिकंसाइलिंग बैंक एंड कैश बुक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 24, हाउ मच वुड बी एडेड, खुद ही बोल दिया, टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट बैलेंस एज पर पासबुक। तो सीधी सी बात है, कैश बुक में कितना जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, कैश बुक तो कम थी, हमें पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक, तो हमें 5,000 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सिक्स का सी, 5,000। ओके, ये आपका हो गया। सेवन, एक सेकेंड हैंड कार परचेज की 2 लाख की। अब आपको पता है कि चाहे सेकेंड हैंड कार खरीदो, आप तो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, तो उस पर जो भी रिपेयर लाने का खर्चा होगा, इंस्टॉलेशन का जो भी खर्चा होगा, यानी कोई भी मशीन होगी, जैसे यहाँ पे कार है, तो उसका जो भी रिपेयर का कॉस्ट होगा, वो तो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट बनेगा ना, क्योंकि आपके लिए तो फर्स्ट टाइम यूज है ना। तो आप क्या बोलोगे, आपकी कॉस्ट ऑफ कार कितनी है, सर हमारी कॉस्ट ऑफ कार है 2,50,000 की, ना कि 2 लाख की। ओके, उसको हमने आफ्टर 2 ईयर 1 लाख में बेच दिया। डेप्रिसिएशन अगर 20% है डब्ल्यूडीवी पे, मतलब डब्ल्यूडीवी मेथड है,
तो पहले साल का डेप्रीशिएशन लगा, तो आप बोलोगे कितना लगा सर, 50,000 लगा, निकाल लो। तो 250 का निकालना है ना कि 2 लाख का। फिर 2 लाख आया बैलेंस, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में बोल सकते हो। फिर सेकेंड ईयर के पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगा 20%, तो कितना लगा 40,000। तो बैलेंस कितना बचा 160, तो ये हो गई बुक वैल्यू। अब 160 में आपने क्या करा, 1 लाख लेस कर लिया, तो 160 में से, क्योंकि 160 की बुक वैल्यू है, उसमें से लेस क्या करा, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है सर, 1 लाख। तो कम में बेचा तो 60 का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 7 का सी। चलिए 8th पे आइए, 8th पे 7 का आपका सी था ना, ओके। 8th पे आइए, एक्स ने एक बिल लिखा वाई पे 20,000 का, जो कि 3 महीने बाद पेबल है। अब एक्स को 3 महीने बाद 20,000 मिलेंगे। ड्यू डेट पे वाई कुड नॉट मेक द पेमेंट, और रिक्वेस्ट क्या करता है कि भाई एक फ्रेश बिल लिख देना 3 महीने का, और उसमें मैं 12% इंटरेस्ट, या एक्स ने बोला होगा कि मैं 12% इंटरेस्ट लूंगा वाई से, तो वाई मान गया एक तरीके से, और वाई ने बोला कि यार फ्रेश बिल लिख लो, मैं आपको 12% इंटरेस्ट के हिसाब से दे दूंगा। तो अमाउंट ऑफ फ्रेश बिल क्या होगा। अब आप सोचिए कि ये 12% इंटरेस्ट है, ये इसमें देखो पर एनम नहीं लिखा हुआ, तो इसमें इंटू 3/12 नहीं आएगा, जिसने 3/12 करा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और देख लेना कि देखो क्या है, 3 महीने बाद वाई ने बोला कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, जब भी नया बिल एक तरीके से लिखेंगे तो 20,000 प्लस साथ में इंटरेस्ट लेंगे, तो 20,000 का कितना लेंगे, 12%। लेकिन 3 मंथ क्यों नहीं करा, क्योंकि पर एनम नहीं दे रखा, तो इसलिए 3 मंथ नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, और ये निकलता है 2400, तो होगा 22,400। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 8th का बी, 22,400। समझ गए, पर एनम नहीं है, इसलिए हमने क्या करा, 12% किया है, 3/12 नहीं करा। 9 देखिए, चूज द ऑड वन। अब देखो इनमें से क्या करना है, जो सिमिलर है वो तो ठीक है, लेकिन जो सिमिलर नहीं है वो सेलेक्ट करना है। तो प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, विदाउट रेजिंग गुडविल, तो ये किसकी बात कर रहा है, तीनों गुडविल की बात कर रहा है एक तरीके से, लेकिन ये रिवैल्यूएशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें यही क्या लग रहा है, ऑड वन लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। फिर भी एग्जाम्स में बाद में आपका क्या होगा, पेपर यानी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें आपको पता चलेगा। तो 9th का हम क्या बोलेंगे, डी ही बोलेंगे यहाँ पे, रिवोल्यूशन ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट। 10th देखिए, ऑपरेटिंग लीज इज ए। अब आपको पता है कि इसको रिवॉक किया जा सकता है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे सिंपल था, आपने अगर लीज का नॉर्मल बेसिक पार्ट भी कवर किया होगा तो आपको आ गया होगा। 11th, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो इसमें फॉल्स बताना है, तो बताइए, साल्वेज ऑफ स्टॉक मींस स्टॉक सेव्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट। साल्वेज ऑफ स्टॉक मींस स्टॉक सेव्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट, बिल्कुल ठीक, क्योंकि साल्वेज ऑफ स्टॉक का मतलब ही होता है सर, ये स्टेप 2 में आता है, जब आप क्या लिखते थे, एस्टिमेटेड स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज स्टॉक की वैल्यू लेस करते थे, तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक आता था। अब देखिए आपको पता है कि अनयूजुअल आइटम एंड डिफेक्टिव आइटम क्या होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम में सेपरेट नहीं दिखाए जाते हैं। तो देखो बोल रहा कौन सा फॉल्स है, ये पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये फॉल्स है, क्योंकि सेपरेट नहीं दिखाए जाते हैं। आप क्या बोलते हो, नॉर्मल, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल में तो सारे आते हैं, पुअर लाइन ऑफ सेल्स भी आ जाते हैं कि जो कम वैल्यू पे बिक रहे हैं, डिफेक्टिव भी आ जाते हैं, डैमेज आइटम भी आ जाते हैं। तो अनयूजुअल आइटम और डिफेक्टिव आइटम इंश्योरेंस क्लेम में अलग अलग नहीं दिखाए जाते हैं, वो एबनॉर्मल के फॉर्म में एक साथ ही दिखाए जाते हैं। डिफेक्टिव आइटम मींस गुड्स विच कैन नॉट फेस द यूजुअल रेट ऑफ जीपी। आपको पता है कि जनरली क्या होता है, ये एबनॉर्मल आइटम होते हैं, वो क्या होता है, लॉस पे ही बिकते हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए थे, तो ज्यादातर सब में क्या आया था, लॉस ही आया था। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डी, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। हाँ, जैसे 1 लाख का माल जल गया या 1 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, लेकिन आपने 80 का ही इंश्योरेंस कराया, तो उस केस में जितना लॉस हुआ तो आपको प्रपोर्शनेट क्लेम मिलेगा, पूरा थोड़ी मिलेगा, क्योंकि 1 लाख का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, आपने 80 का ही कराया, तो आपको 80% क्लेम ही मिलेगा, तो तब एवरेज क्लॉज लगता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, बी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा यार, बाकी सब पे हटा देता हूँ, तो इस पे रहेगा आपका बी। अब 12, ए बी सी ये 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। बी रिटायर हो गया फर्म से, तो बताओ गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है कि नया रेशियो क्या होगा, 3:1, क्योंकि बी रिटायर हो गया। तो न्यू रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है, जब कुछ ना बोले तो न्यू रेशियो ही गेनिंग, तो ए आंसर होगा। 13 देखिए, गुड्स ट्रांसफर किया, ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, एक्स से वाई डिपार्टमेंट को एट ए प्राइस सो एज टू इंक्लूड ए प्रॉफिट ऑफ 33.3% ऑन कॉस्ट। अब देखो आपको पता है कि कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 33.33 है, तो यहाँ पे सेल कितनी होगी, 133.33,
33। ओके, तो इसका हम बोलेंगे सेल्स का कितना परसेंट है, 25%। कैसे, 33.33 अपॉन 133.33 इंटू 100, तो क्या निकल के आएगा, 25% ऑन सेल्स, या 1/4 बोल सकते हो सेल्स का। तो आप देखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट वाइज 18,000, कि वाई के जो क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 का स्टॉक है तो वो प्रॉफिट पे इंक्लूड है, तो उसमें स्टॉक रिजर्व मतलब लोडिंग कितनी होगी, तो आपको प्रॉफिट का एलिमेंट हटाना है, तो क्या बोलोगे, 18,000 का 1/4, और कितना निकल के आता है, निकालो 4500 निकल के आएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 13 का बी। एक बार देख लें, हाँ बिल्कुल ठीक है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज, तो आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश की तरह होता है, कैश बुक की तरह होता है। तो इनकम स्टेटमेंट चैरिटेबल यानी एनपीओ से रिलेटेड क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, क्योंकि उसमें सरप्लस या डेफिसिट आता है। कंटीजेंट लाइबिलिटी वुड अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड, ऑन द असेट साइड नहीं, एज ए नोट्स टू बैलेंस शीट। आपको पता है कि वो बैलेंस शीट के बाहर आता है, किसके फॉर्म में आती है, नोट्स टू बैलेंस शीट, जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो लाइबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। जैसे हमने बैंक से क्या करा दिया, बिल्कुल डिस्काउंट करा दिया, अब बैंक कहाँ गया, सामने वाले पार्टी के पास गया, सामने वाले पार्टी ने मना कर दिया, तो तब जाके लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड होती है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी का पार्ट का आएगा एज ए नोट्स टू बैलेंस शीट। अब देखिए, ये पार्ट तो मेरा हो गया, यहाँ पे मुझे पता है कि आपके 15 में से कई होंगे 15 सही गए होंगे, और अगर मैंने जो आपको 4-5 चैप्टर कराए, तो मैंने आपको क्या बोला था कि मैं मैराथन और 4-5 चैप्टर जो करा रहा हूँ उसको मिला के 70 से 80% मैंने कवर कर दिया कम समय में, 1 महीने में। अगर मैं पूरे समय क्लास लेता शुरू से, तो मैं कितना सारा पार्ट कवर कर लेता। तो याद रखिए, आप मेरे पिछले क्या है चैप्टर देखना, जो मैंने कवर करवा रखे प्लेलिस्ट में, वहां आपको पता चल जाएगा कि देखो किस तरीके से सर ने जो क्वेश्चंस कवर कराए थे बुक के, वो सारे आए थे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ, जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, कौन सा, देखो ये वाला इंश्योरेंस क्लेम वाला, ये पूरा का पूरा सेम मैंने कवर करा रखा है, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन सारा कवर करा रखा है। अब देखो, एक आपको ये दिख रहा है, ये आपका AS1 से रिलेटेड है, मैं बता दूं आपको, देखो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपकी क्या आ गई थी, एक मिनट, ये रही, देखो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ये आपके एमसीक्यूज में आई। फिर जब आपने AS1 पूरा कवर किया तो उसका इलस्ट्रेशन 1 देखो, सेम टू सेम है, बस क्या है, वैल्यू चेंज कर रखी है, वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, देखो लाइन सारी सेम है, ईदर टू मेथड, ये सारा आपको सेम दे रखा है। ओके, आप नीचे देखोगे, आपको क्या करना है, एनुअल रिपोर्ट में नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिखाना है, इसमें भी सारा आपको सेम दे रखा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको क्या है, बुक के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ होता है। आपको और वेरीफाई करना है, आप ये देख सकते हो, ये वाला जाके देख लेना, आपको सेम टू सेम दिख जाएगा, बस इसमें वैल्यू चेंज दे रखी है। फिर आपको और भी देखना है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट के पार्ट में मैं बस यही बता रहा हूँ कि देखो मोस्टली आपके सेम थे। ये था आपका, ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पार्ट आपका आ गया, कंसाइनमेंट का भी आपका सेम था, ये हायर परचेज की भी आपका दिक्कत नहीं करता, सिंपल आया था। और आप देख सकते हो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से भी आपका नॉर्मल आया था, आपको एक तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का बताना था, तो ये नॉर्मल है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि देखो आपका एग्जाम ओवर हो जाए तो इसका डिटेल क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो मैं जरूर आपके इसके सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा। तो बुक के कॉन्सेप्ट को कवर करना जरूरी है, मैं यही बताना चाहता हूँ। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो ये जितने हैं मैंने आपको बता दिए, और लास्ट में यही बोलूंगा कि मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है चिराग सर के अकाउंट्स के टक्कर में। और लास्ट लाइन क्या है विद्यास्थल के लिए बोलना चाहता हूँ कि चाहे आज हो या कल, आपके साथ हमेशा रहेगा विद्यास्थल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, सबको राधे राधे और जय श्री कृष्ण।